Example 13.1 क्या है कि you have a crate which has a mass of 50 kg. So the crate shown to you has a mass of 50 kg and it rests on a horizontal plane for which the coefficient of kinetic friction is 0.3. Now first of all, let us stop here. Friction आ गई है. Friction को कौन define करेगा? Who is going to define what is force of friction? अब ये ना कहिएगा कि नहीं पढ़ी, क्योंकि सेक्शन सी तो अगर ये कहता तो हक बजाने था उनको, मैंने नहीं पढ़ाया था, आपको तो मैंने खुद पढ़ाया है. So what is this force of friction? Resistance force against a motion. Okay. So how many types of friction are there? Static or kinetic? दो basic types हैं जो हमने पढ़ी थी. One is the static friction. The other one is the dynamic, या जिसको हम kinetic friction भी कहते हैं rather than dynamic friction. So one is the static friction, the other one is the kinetic friction. Anyone volunteer who want to distinguish between these two types of friction? So एक के अंदर मूवमेंट होने वाली होती है और एक में मूवमेंट हो रही होती है. होने वाली होती है, नहीं हो रही होती. हाँ, ये भी नहीं होने वाली होती है. हाँ. So whenever we talk about static friction क्या है कि आप किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं and the particle is not moving at all. तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो अभी तक इतनी ज्यादा है कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स है उसने उसको ओवरकम नहीं किया है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज गिवन टू यू एज F equal to mu s into n, where mu s is the coefficient of static friction. So once that maximum value or limiting value of static friction is reached, इसके बाद particle क्या करता है कि it is going to start motion. Once that particle has started motion, then the friction would become kinetic friction, and although by formula it is again going to be F equal to mu n, but now mu is going to be the coefficient of kinetic friction, which is always going to be smaller than the coefficient of static friction. वजह क्या है कि एक दफा मोशन स्टार्ट हो जाए फिर इनर्शिया और बाकी चीजें जो है वो उस मोशन को ज्यादा आराम से अप्लाई कर देती हैं rather than starting the motion. So static friction हमेशा ज्यादा होती है, उसका coefficient ज्यादा होता है as compared to the kinetic friction force. So I hope that these things आप इसको remember कर रहे हैं from statics. भूले तो नहीं है? क्योंकि मोस्ट लाइकली इस टॉपिक में हमें फ्रिक्शन के हवाले से काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ प्रॉब्लम में आ रही होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. कहीं स्टैटिक आ रही होगी, कहीं काइनेटिक आ रही होगी. प्रोबेबली स्टैटिक तो कम ही आ रही होगी, ज़्यादातर जगह आपको काइनेटिक फ्रिक्शन मिलेगी बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग विद सम एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन जो कि फ्रिक्शन के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा. व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? Left. Opposite to the direction in which the applied force is tending to create motion. Okay, मैं अगर कहूँ कि this definition is 70% complete, कोई अहम चीज आप भूल गए 30% की, जो आप कोई और स्टूडेंट बताना चाहेगा, इसको करेक्ट करना चाहेगा? रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में होगा. रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगी? नो सर, मोमेंट उस डायरेक्शन में होगी, फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट होगी. मोशन उस डायरेक्शन में होगा. अगेन 30% मिसिंग है. दोबारा सोचें. जिस सरफेस के अलोंग हो रहा है मोशन उसके एंटी पैरेलल. अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं फिर क्या होगा? फिर रिलेटिव मोशन देखा जाएगा उसमें. That's correct. मैं बेसिकली ये 30% जो कह रहा हूँ ये रिलेटिव का वर्ड है. आपके पास जब एक पार्टिकल स्टेशनरी और दूसरा मूव कर रहा हो तब तो ठीक है, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. लेकिन ऐसा भी हो सकता है, और अभी आप आगे देखेंगे मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में आपको दोनों पार्टिकल्स मूव या दोनों सर्फेसेस जो है वो मूव करते हुए नजर आ रहे होंगे. सो इन दैट पर्टिकुलर केस द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन opposite to the relative motion between the two surfaces. So उस केस में we are going to imagine के relative motion इन दोनों surfaces का किस तरह हो रहा है. The force of friction is going to be opposite to that relative motion. So I hope that ये relative वाली term अगर आपको याद हो, हमने chapter number 6 था friction का statics में, उस पर भी बड़ी तफसील के साथ जो है वो डिस्कस की थी. Although आपको वहां ज्यादातर एक सरफेस स्टेशनरी और दूसरा मोशन में था तो वो रिलेटिव वाला इतना इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन डायनेमिक्स में आपको प्रोबेबली वो इस्तेमाल करना पड़ेगा रिलेटिव वाली टर्म को. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. Okay, now coming to our original problem, which is 13-1. So the crate is subjected to a 400 Newton towing force
as shown to you, which is applied at an angle of 30 degrees. You need to determine the velocity of this crate in 3 seconds starting from rest. So can any one of you please tell me कि कौन-कौन से variables इसमें involve हैं इस problem में? एक तो मुझे नजर आ रहा है ये 50 kg फोर्स है, सो फोर्स जो है वो यहाँ इन्वॉल्व हो रही है. इसके अलावा आपके पास वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी इन्वॉल्व हो रही है. द अदर थिंग इज टाइम, सो आपके पास एफ, वी और टी इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो इन केस कि आपने काइनेटिक्स के तीनों मेथड पढ़ लिए होते, आप यहाँ क्या अप्लाई कर रहे होते? Impulse Sir, वाला Yeah. certain force. If you have studied the impulse and momentum method, you can directly solve this example using the impulse and momentum method in a single step. However, since we are discussing here the force acceleration method, तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले force और acceleration का relationship निकालेंगे, फिर हम kinematics की इस्तेमाल करते हुए acceleration, velocity और time को आपस में relate कर रहे होंगे. So अगर हमने impulse and momentum पढ़ लिया होता तो directly this question can be solved using the impulse and momentum method. However, since we have not studied it yet, so for this example, first of all, we are going to use the equation of motion in order to relate F and A. Then we are going to use kinematics in order to relate A, V and T. So is it clear to all of you? Yes, sir. Okay, now in order to apply the equation of motion, first of all, we need to create the free body diagram of this particle जो कि हमारा crate है. So in order to draw the free body diagram, जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं, एक तो applied force मैंने show कर दी, which is acting at an angle of 30 degrees. The next force which would be acting on this particle would be the weight of the particle, and whatever coordinate system you are considering, weight is always going to act in a downward direction. So weight को मैंने draw कर दिया as a force के तौर पे. Any other thing which you want to include in this free body diagram? The normal reaction force, वो normal reaction force क्यों आई है? Because we are removing the surface. हम surface और crate का connection remove कर रहे हैं. So once we are removing that connection, we are going to get a normal reaction force, जिसको मैं यहाँ NC के साथ denote कर रहा हूँ. Just to खाली N के साथ इसलिए नहीं कर रहा, just to distinguish it from the units of force which is Newton. उसको भी हम N से denote करते हैं. So इसको मैंने NC से denote कर दिए. Okay, my next question is why we call this as a normal reaction force? ये normal क्यों कहलाती है? से उसको normally act कर रही होती है. Because it 90 always acts degrees in a direction which is normal to the contacting surface. So यहाँ आपका contacting surface ये है. So this NC is going to act normal to the contacting surface. इसी तरह suppose मैं आपसे कहता कि आपके पास एक inclined plane था. अब इस केस में चूंकि आपके पास contacting surface ये आ जाता है, तो the normal reaction force is going to act in this direction which is normal to the contacting surface. So यानी ये आपका normal force कहलाती क्यों है? Because it always acts normal to the contacting surface. और कुछ जो आप फ्री बॉडी डायग्राम पे इंक्लूड करवाना चाहें? सर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी. So since you are pulling this crate with a force of 400 Newton towards the right, so the probable motion is going to be towards the right. The force of friction is going to act in a direction which is opposite to this motion. Relative की term इसलिए नहीं use कर रहा क्योंकि already एक surface stationary है. So the motion is going to be towards the right, and accordingly the force of friction is going to be towards the left. And by definition, this force is going to be mu n, where mu is basically the coefficient of kinetic friction, which is given to you as 0.3. So the free body diagram is now complete. किसी को इस free body diagram के हवाले से कोई चीज ना समझ आई हो? Okay, so once the free body diagram is clear, let us move to the equation of motion. Applying the equation along the x-axis, that is summation fx equal to max. The forces which are acting along x-axis is going to be the component of applied force, which is going to be acting towards the positive x-axis. 400 cos 30 is going to be its magnitude. The second one is the force of friction, which is acting towards the negative x-axis. So writing it as minus ff or minus mu k nc, it would be equal to ma. M is 50 kg mass of the particle and a is the acceleration. So 50a, ये आपके पास equation number 1 आ जाएगी. Okay, now rewriting the same equation along the y-axis, the forces which are acting along the y-axis is going to be the component of applied force, which is acting along the positive y-axis. So 400 sin 30 आपके पास एक component आ गया. Then you have the normal reaction force which will be acting along the positive y-axis. So plus nc आपने add कर दिया.
The third force is the weight of this particle which is acting downward, that is towards the negative y-axis. So आपने इसको minus w के साथ शामिल कर लिया. So since you have two equations, unknowns कितने हैं? Two unknowns. One is acceleration, the other one is NC. So once you solve these two equations, you will get the value of normal reaction and acceleration to be equal to 290.5 and 5.19 meter per second square. So यहाँ तक हर एक को clear है? Equation of motion हमने किस तरह apply की है? Yes sir. ये हमने जीरो क्यों ले ली है सेकंड इक्वेशन में राइट साइड को? Sir y के along motion नहीं हो रहा. Because the particle is moving along the x-axis, so once it is moving along the x-axis, it would have an acceleration along x-axis only. The y component of acceleration would be equal to 0. That's why ये जो term है may ये आपके पास 0 हो गई है in equation number 2. Okay, now moving on to the kinematics side, because we were asked to find out the velocity of this particle in time 3 seconds after application of this 400 Newton force. So basically we need to find out a relationship between A, V and T. Although nazar mujhe aa raha hai ki we have applied the equation V equal to V naught plus ACT. Why we have applied, aapse jo sawal hai, why we have applied this equation? Because it was derived for constant acceleration case. Is the acceleration constant here? And if it is, how you have judged it? सर फोर्स कांस्टेंट है इसलिए एक्सप्रेशन भी कांस्टेंट होगी. That's right, because एक्सेलरेशन हमें कहाँ से मिल रही है? हमें मिल रही है इक्वेशन नंबर 1 से. इक्वेशन नंबर 1 में जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स है विच इज कांस्टेंट. देन यू हैव एनसी कहाँ से मिल रहा है? इक्वेशन 2 से मिल रहा है. अगेन इक्वेशन 2 में एनसी के अलावा बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट है, तो एनसी भी आपके पास कांस्टेंट आएगा. इट मींस के फोर्स भी क्या कांस्टेंट हो गई, एनसी भी कांस्टेंट हो गया, मास भी कांस्टेंट है. तो चूंकि आपके पास सारी चीजें कांस्टेंट हैं, इसलिए आपको ये एक्सेलरेशन जो मिल रही है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और यू कैन अप्लाई द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस ऑन दिस पार्टिकल. हाउएवर अगर यही मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करके 400 न्यूटन के बजाय से 40 न्यूटन कर देता, नाउ सिंस द फोर्स इज गिवन टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अकॉर्डिंगली आपके पास एक्सेलरेशन भी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे आती. एंड देन यू कैन नॉट यूज दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशन, रादर इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज द इक्वेशंस जो जनरल काइनेमेटिक इक्वेशंस थी 3, उनको आप इस्तेमाल कर सकते थे. So यहाँ चूंकि acceleration constant है, once you apply this constant acceleration equation, the value of velocity comes out to be 15.6 meters per second. So this is going to be the velocity with which this crate would be moving after a time interval of 3 seconds. Clear है ये चीज? किसी को कोई डाउट, कोई क्यूरी जो आप पूछना चाहें?